हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो भाई हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्लेडन सीरीज के बारे में, क्लेडन बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो उसकी सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे। तो लगभग काफ़ी चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो कल क्या था ना, जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था लास्ट में। तो जो हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, है ना, क्लेडन बुक का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, तो कल हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसका कुछ पोर्शन रहता है। तो पहले आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 1 उसको मैं बोल दूंगा, जो जितना मैंने कल पढ़ाया था उसको पार्ट 1 बोलेंगे। एंड आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2 एंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो आपका 10th चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम आप सभी ने देख ही लिया होगा, और अगर पहली वीडियो देखी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चैप्टर का नाम था यहाँ पे, बेसिकली दिख जाएगा यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल ग्रुप। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कशन किया था। फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा है फिर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर होनी ही नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम कहाँ पे पहुंच गए थे ये भी मैंने आपको समझा दिया था लास्ट में। इंटरनेट इशू यहाँ तक तो नहीं आया था। लास्ट में मैंने ये बात समझा दी थी कि ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है ये एक्स की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो एक्स जो है वो वाई से बढ़िया लिविंग ग्रुप होना चाहिए, एक्स वाई से बढ़िया लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात, हम यहाँ पे ये जो वाई है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, वाई बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्स। एंड थर्ड फैक्टर यहाँ पे जो था वो था आपका कि इस सेंटर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, इस सी डबल बॉन्ड ओ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ये बेसिकली हमारा डिस्कशन का पार्ट था जो हमें डिस्कस करना चाहिए था। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। लास्ट में ये पॉइंट भी मैंने क्लियर ही कर दिया था कि भाई अगर pKa वैल्यू ज्यादा होगी ना किसी AH एसिड की, अगर pKa वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी और ये A नेगेटिव आपका अनस्टेबल होगा। अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा, अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होगा। तो ये भी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। हेलो, गुड आफ्टरनून सूर्यांश, वेलकम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भाई आगे का टॉपिक क्या कहता है। देखिए अब जो टॉपिक है आपके सामने स्क्रीन पे, इसको आप देखिए। नोट ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आर इक्वली रिएक्टिव। बिल्कुल सही बात है कि जितने सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इक्वली रिएक्टिव नहीं होते, कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कोई कम रिएक्टिव होता है। तो ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती रिएक्टिविटी, बड़ा आसान है, जीओसी में मैंने समझाया है। ये सारी चीजें मैं ना कहीं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने मेरे बेसिक, इसीलिए मैंने कहा था स्टूडेंट्स को कि आप पहले मेरे बेसिक लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप क्लेडन बुक पढ़ोगे, आपको खुद को लगेगा कि ये सारी चीजें तो इस बुक से आसान लैंग्वेज में तो मैंने ही पढ़ा रखी है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या बात है। वी कैन लिस्ट द कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इन हायरार्ची ऑफ द रिएक्टिविटी with the most reactive at the top and least reactive at the bottom. The nucleophile is the same in each case. nucleophile हम सेम रखते हैं, यहाँ पे इन्होंने वाटर रखा हुआ है। as is the product carboxylic acid, but electrophile vary from very reactive to unreactive। ठीक है, तो आप सीधा चलते हैं, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई गई है। देखो ये रहा, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई गई है और कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम से कम रिएक्टिव होगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका एसिड क्लोराइड, है ना। सर जी टेस्ट कब से स्टार्ट कर रहे हो? जल्दी ही करेंगे भाई, जल्दी ही करेंगे टेस्ट भी स्टार्ट। ठीक है ना, जल्दी ही टेस्ट स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिड क्लोराइड, अगर आप इसकी बात करेंगे इसका मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं पे अमाइड सबसे कम रिएक्टिव लिखा हुआ, लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों अमाइड सबसे कम रिएक्टिव है अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं? देखिए यार बड़ा सिंपल है, यहाँ पे बड़ा सिंपल है। एक मिनट रुकिए भाई।
ठीक है ना। तो ये रहा, तो इसमें देखिए सिंपली होना क्या ना, ये यहाँ पे इसने अटैक करना है इस पोजीशन के ऊपर, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी ना, सी डबल बॉन्ड होगी, उतना ज्यादा ये रिएक्टिव होगा। बट होता क्या है यहाँ पे, मान लीजिए अगर आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा हुआ, तो ये इसको क्या कर देगा, बैक बॉन्डिंग कर देता है, डोनेशन कर देता है, जिसकी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। वहीं पे Cl ऐसा कर नहीं पाता है, तो ये रीजन यहाँ पे दिया गया है। तो देखो ये फास्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इससे कम ये, इससे कम ये, और सबसे कम रिएक्टिव होता है। रीजन इज GOC, रेजोनेंस आप बोल सकते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको समझाया है वही बात यहाँ पे बोली गई है। तो इन्होंने भी एक्सप्लेनेशन दी हुई कि ऐसा क्यों होता है। डी एक रीजन है, डी लोकलाइजेशन एंड द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स, वही बात है। देखिए इसको आप ऐसे समझो ना यहाँ पे इस तरीके से कि जो C डबल बॉन्ड O है एंड यहाँ पे आपका कोई R लगा हुआ है, अगर यहाँ पे आप अमाइड लगाओगे, NH2 लगाओगे मतलब यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर नेचर का होता है, तो यहाँ पे आपका डेल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आपका डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर ये पोलर नेचर का है तो नाइट्रोजन इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ डोनेट कर देगा, तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है इस C डबल बॉन्ड O की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा इतने अच्छे से, समझ में आ रही ना बात। तो यही रीजन यहाँ पे भी दिया गया होगा, डीलोकलाइजेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल। अमाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बिकॉज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन, है ना, वही तो बता रहा हूँ ना, डोनेशन सबसे ज्यादा हो रही है। यू मेट दिस कंसेप्ट इन चैप्टर नंबर 7, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। shall return to it many times more. In amide, lone pair on a nitrogen atom can be stabilized by the overlap with pi star orbital of carbonyl group. To this overlap is best when lone pair occupy p orbital. तो ये वही बात बता रहा है बेसिकली कि जो नाइट्रोजन अमाइड के अंदर जो अमाइन NH के ऊपर जो लोन पेयर लगा वो डोनेशन में जाएगा। यहां से आप देख सकते हो बिल्कुल कि जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाता है, ये डोनेट कर देता है, पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो होता क्या है यहाँ पे, इसका जो एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल होता है उसके अंदर ये आपका जो नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल होता है उसका लोन पेयर यहाँ पे डोनेशन हो जाता है, उसके यहाँ पे बेसिकली डोनेशन हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम शोज हाउ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल चेंजेस एज, तो ये दिखाया गया यहाँ पे, ये आइसोलेटेड लोन पेयर था और जैसे डोनेशन के बाद देखो न्यू स्टेबलाइज्ड लोअर एनर्जी लोन पेयर। तो यहाँ से जैसे इन दोनों ने इंटरेक्शन की होगी, ये MOT का कंसेप्ट है, तो उसके बाद ये हमारा पास क्या मिला, एक ऑर्बिटल मिला, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसके अंदर बेसिकली ये लोन पेयर रखा, तो वहां से ज्यादा तो ये यहाँ पे स्टेबल है, वहां से ज्यादा तो ये यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है ना तेरा। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को समझते हैं यहाँ पे। मोलिकुलर ऑर्बिटल shows how this interaction both lowers the energy of bonding orbitals, ठीक है, making it neither basic nor nucleophile, raise the energy of pi star orbital, making less ready to react with the nucleophile. Ester are similar because of the oxygen lone pair. एस्टर में भी ऐसा ही होता है क्योंकि वहां पे भी डोनेशन, देखो यहाँ पे सिंपली ये बात है बस, ये रही, इसको आप समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो यहाँ पे क्या होता ना, इसका डोनेशन जा रहा है, यहाँ पे भी इसका डोनेशन जा रहा है, यहाँ पे इसका डोनेशन जा रहा है, इसका डोनेशन जा रहा है, यहाँ पे इसका भी जा रहा है, लेकिन वीक, वेरी वीक डीलोकलाइजेशन है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, जो डीलोकलाइजेशन कार्बन के पास तो 2p होता है, इसका लोन पेयर तो 3p से आया होगा, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो 2p 3p के बीच में हो रही, तो वीक ही होनी है वो तो। और बाकी इंफ्रारेड से आप देख सकते हो, इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO इसकी बेसिकली इतनी आ रही है, ठीक है। बाकी की क्या हो रही है यहाँ पे देख सकते हैं आप, कम है यहाँ पे। तो CO सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे है, CO सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और ऐसे ऐसे जाओगे तो ये वीकेस्ट होती जा रही है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो कहने का मतलब है सारा खेल किसका है, सारा खेल रेजोनेंस का है, डीलोकलाइजेशन का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रेटर द डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन वीकर द C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स बिकम। जितना ज्यादा यहाँ पे देखो, जितना ज्यादा डोनेशन होगा उतना ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, उतना ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रही है बात? उतना ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये बात दी गई है।
This is the most clearly evident in the stretching frequency of carbonyl group in IR spectroscopy. अगर आपने मेरा IR का लेक्चर देखा होगा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो वहां पे IR में ये डाटा भी लिखवाया गया था, लिखवाया हुआ, मैंने जाके चेक कर लेना आप, है ना। अमाइड का 1690, एस्टर का ये, और जो साइक्लिक एस्टर होते हैं जिन्हें लैक्टोन्स बोलते हैं उनका भी मैंने लिखवाया हुआ है। दिस इज एसिड अनहाइड्राइड, इन सभी की वैल्यू काम आती है भाई, ये पूछा जा सकता है आपसे। सॉरी, यहाँ पे जो IR का स्पेक्ट्रा ये डाटा दे रखा, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद तो शायद यही बातें बताई गई हैं यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, रिमेंबर दैट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द force constant of the bond. It measure its bond length. Carboxylate ion is included because represents the limit of the series with complete delocalization of the negative charge over the two oxygen atom. There are two frequencies for the anhydride and the carboxylate anion because symmetric and anti-symmetric stretching of the identical bonds. ठीक है, तो ये वही ऊपर वाली ही बातें यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश है, कोई ऐसी नई बात यहाँ पे है नहीं कि आपको जो बताई जानी चाहिए। हाँ, ये देख सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड रिएक्टिविटी, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड रिएक्टिविटी की बात की जा रही है भाई। ये देखिए, ये जो बॉन्ड है OH के बीच में बना हुआ है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंगल बॉन्ड है लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है। C और O के बीच में कम लग रही है, C और C के बीच में और भी कम लग रही है। दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये कोई ज्यादा काम का नहीं है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर बेसिक कंडीशन। यस, ये देखो भाई, क्यों बेसिक कंडीशन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, कैसे, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे का, वो हम समझेंगे। तो आपने क्या लिया, यहां पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई, तो जब अमोनिया के साथ वैसे रिएक्शन करवा रहे थे तो हमें अमाइड मिल रहा था, ठीक है, हमें अमाइड मिल रहा था। बट देखो यहाँ पे नहीं मिलता है, ये कह रहे हैं यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखो ये क्रॉस का मतलब कि ये रिएक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती इसी को समझेंगे, क्यों नहीं होती इसी को समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिक्वायर्ड द लिविंग ग्रुप OH नेगेटिव, बिल्कुल, अगर आप इसका सब्स्टिट्यूशन करना चाहते तो OH नेगेटिव निकलेगा, लीव करेगा, जब भी तो NH2 नेगेटिव आएगा। pKa ऑफ वाटर इज 15, वाटर की pKa 15 होती है। एसिड शुड बी अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एज ए एस्टर, एस्टर रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव अमाइड, एस्टर दे देगा अमाइड, बट ये नहीं देता, तो रीजन वहां पे सिंपल ये आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाउएवर विल ट्राई टू रिएक्ट, if we try to react carboxylic acid with amines to give amide, no substitution occurs, and ammonium salt is formed। यहाँ पे देखिए, ये नहीं बनता, अमाइड नहीं बनता, यहाँ पे अमोनियम सोल्ट बनता है। ये क्या करता है, सिर्फ प्रोटॉन को निकाल लेता, OH को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, ठीक है। OH यहाँ से OH नहीं बाहर निकलता, तो क्यों ऐसा हुआ है, तो इसके पीछे का रीजन है, वंस कार्बोक्सिलिक एसिड इज डीप्रोटोनेटेड, जब ये डीप्रोटोनेटेड हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन आर प्रिवेंटेड, सब्स्टिट्यूशन फिर नहीं होता, प्रिवेंट हो जाता है, बिकॉज नो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द कार्बोक्सिलेट अनायन, कार्बोक्सिलेट अनायन पे नहीं अटैक होगा, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है वो OH नेगेटिव था, और लिविंग ग्रुप थोड़ी नहीं बनेगा अकेला, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या दी गई है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दी गई। इन फैक्ट amides can be made from carboxylic acid plus amines, but only if ammonium salt is heated strongly to dehydrate it. This is not usually the good way for making amides. तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो ये आपका जो सोल्ट बन रहा है ना, ये क्या बन गया आपका अमोनियम एसीटेट, तो इससे बना सकते हैं अगर आप इसको सिंपली हीट करें, लेकिन ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, तो ये बात भी यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे देखिए एसिड कैटालिसिस, ये एसिड कैटालिसिस वर्ड क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर न्यूट्रल कंडीशन अल्कोहल आर जस्ट नॉट रिएक्टिव इनफ टू ऐड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, बट विद एसिड कैटालिसिस एस्टर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अल्कोहल एंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसका मीनिंग समझते हैं कि ये क्या कहानी होगी अभी। तो एसिड कैटालिस्ट इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो आपके एसिड कैटालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड कैटालिस्ट
वो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वी सा इन चैप्टर नंबर 6 दैट लोन पेयर्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में बी प्रोटोनेटेड बाय एसिड। बिल्कुल सही बात है। जैसे ये बात की जा रही है कि ये जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, अगर आप इसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ पे इसके पास आ जाता है, जिससे कि ये क्या बन जाएगा भाई, O के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे ये, तो ये प्रोटोनेटेड की बात की जा रही है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड आर पावरफुल इनफ टू प्रोटोनेट कार्बोनिल ग्रुप। भाई जो स्ट्रॉन्ग अच्छे एसिड होते हैं ना, बहुत अच्छे एसिड, वही ये काम कर सकते हैं। अच्छा एसिड होने के लिए पीके वैल्यू काफी कम मिलेगी। pKa फॉर प्रोटोनेटेड एसीटोन इज -7। देखो बहुत कम पीके होनी चाहिए, जब तो अच्छे एसिड होंगे। तो एसीटोन को अगर आप प्रोटोनेटेड करना चाहते हैं तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, तो -7 उसको चाहिए पीके वैल्यू। फॉर एग्जांपल 1 मोलार HCl pH0 will be protonated only 1 in 10 की पावर 7 molecule of acetone. However, even proportion as low as this are sufficient to increase the rate of substitution reaction at carbonyl group enormously, because those carbonyl group that are protonated become extremely poor electrophile, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। देखिए ये कोई मतलब क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जांपल आएगा जब हम उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो सिंपली क्या किया, ये आपका कोई भी डेरिवेटिव था C डबल बॉन्ड O, प्रोटोनेटेड किया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये वापस से ये बनेगा। देखो तो इनडायरेक्टली ये क्या हो रहा है, इसको भी समझेंगे आगे जाके, ये क्या क्या मतलब किस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। जैसे अब यहाँ पे देखिए भाई, स्टार्टिंग मटेरियल आपने यहाँ पे क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। स्टार्टिंग मटेरियल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे, ये बनेगा। अब इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा दी। जैसे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे OR ने अटैक कर दिया, यहाँ पे जो OR ने अटैक कर दिया, प्रोटोन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया है। तो एसिड कैटालिस्ट कैन मेक बैड लिविंग ग्रुप इनटू गुड वंस। हाँ देखिए, जो आपके एसिड कैटालिस्ट है ना, वो क्या कर सकते हैं, जो बुरे लिविंग ग्रुप थे उनको अच्छा बनाने का काम कर सकते हैं। जो बुरे लिविंग ग्रुप थे उनको अच्छा बनाने का काम कर सकते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना था, अगर आप इसकी रिएक्शन वापस से H पॉजिटिव के साथ करवाते हो तो यहाँ पे OH अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यह हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब जैसे ये हुआ तो अब ये एक बहुत अच्छा, देखिए ये जो आपका है ना H2O पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, दिस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा अब ये। ठीक है, तो जैसे ये करेगा, ये वाला यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव कर जाएगा, और लीव करने के बाद वापस से प्रोटॉन का ट्रांसफर, एंड ये बेसिकली आपका एस्टर प्रोडक्ट बन गया। तो आपने ये जो डायोल टाइप की अरेंजमेंट थी, इसको एस्टर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब मेन पॉइंट क्या निकल के आए हैं यहाँ से, वो हम देख लेते हैं कि मेन पॉइंट क्या निकल के आए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये एसिड catalyze substitution reaction of the carboxylic acid to make the carbonyl group more electrophilic by protonation at the carbonyl oxygen। तो वो क्या करते हैं, एसिड कैटालिस्ट क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाएंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर अटैक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे, एस्टर फॉर्मेशन इज रिवर्सिबल, हाउ टू कंट्रोल एन इक्विलिब्रियम, है ना। ये देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन आपके सामने दी गई है, यहाँ पे OR है एंड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आप नजर आ रहे हैं। आपने इसकी रिएक्शन 3 इक्विवेलेंट ETOH के साथ करवाई, तो ये बेसिकली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर में कन्वर्ट हो गया है। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज रिवर्सिबल टू जस्ट एज ROH विल अटैक अ प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, H2O विल अटैक अ प्रोटोनेटेड एस्टर। तो इसका मैकेनिज्म भी यहाँ आगे दिया होगा पक्का ही कि कैसे ये काम करता है, तो आइए उसको फटाफट से देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट ही यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर एग्जांपल, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड एग्जांपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये लैक्टिक एसिड भाई आपका, ये लैक्टिक एसिड, इसकी रिएक्शन आपने इसके साथ करवाई, कैटालिस्ट यहाँ पे दे रखा है H2SO4, यानी कि एसिड कैटालिसिस है, सोलवेंट ये रहा। तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली, सबसे पहले क्या होगा भाई, ये जो हो सकता है क्या यहाँ पे कि यहाँ से जो ऑक्सीजन ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इस वाले के ऊपर,
O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव के बाद OH बनेगा वापिस से, है ना। ये आप इसको ऐसे कंपेयर करो ना लास्ट वाली रिएक्शन से। ये है जी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और ये है आपका OR, ये क्या अल्कोहल है, ROH है। तो यहाँ पे क्या था, इसका लोन पेयर आपने अटैक करवा दिया था, तो OR लग गया था जाके, तो ये आपने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद वापिस से हमने क्या किया था, इसको वापिस से हमने क्या किया था, इसको यहाँ से कट कर दिया था, यहाँ से क्या कर दिया था, देखो ये रहा। अगर आप कहोगे ना ये कहाँ से ले आए सर आप, ये रहा भाई, ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया यही मैकेनिज्म तो है, यही मैकेनिज्म और अलग से कुछ नहीं है इसमें, यही मैकेनिज्म जो मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा लग रहे हैं दिखने में। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया होगा, सबसे पहले इसका अटैक यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 OH बन गए होंगे वापिस से। फिर आपने यहाँ पे एसिड कैटालिस्ट क्या करेगा, जो एक OH है वो अपना प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा, दूसरे वाला ये, तो ये वाला हमारे को इतनी यील्ड मिल जाएगी। सेम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे पहले देखो भाई, ये ध्यान से देखना, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे नहीं रखी है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि ये कैसे हुआ होगा। आप कहोगे सर देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये तो सारा ठीक है, चलो ये तो समझ में आता है। ये ACOH ये क्या है, ये बेसिकली भाई आपका ACOH क्या मिलेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH मिलेगा, यही तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे फिर से क्या होने वाला है कि इसके ऊपर ये वाला जो अल्कोहल है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये वापस से आ जाएगा और पूरी सिचुएशन में ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात, या अगर ऐसा आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग एस्टर फ्रॉम अल्कोहल। तो आप अल्कोहल से एस्टर को बनाया जा सकता है इजीली, तो यहाँ पे कोई खास रिएक्शन दी नहीं हुई है। तो एसिड कैटालाइज एस्टर हाइड्रोलिसिस एंड ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, तो क्या है जी, समझते हैं इसको कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया, ये सारे स्टेप रिवर्सिबल चल रहे हैं भाई, ये सारे स्टेप रिवर्सिबल चल रहे हैं। तो आपको क्या बनाना है, एसिड कैटालाइज एस्टर हाइड्रोलिसिस एंड ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, कोई भी एक एस्टर ले लिया, उसकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके पास आइए, हाइड्रोलिसिस से मतलब वाटर अटैक करेगा, ये वही सिचुएशन आ गई, ये वाला प्रोटॉन अपना डोनेट करेगा यहाँ पे और ये बन गया जी आपका कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई। वापिस से फिर ये वाला भी डोनेट करेगा यहाँ से, जैसे ये डोनेट करेगा फिर ये ROH निकल जाएगा बाहर और ये यहाँ पे आएगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बेसिकली क्या चल रहा है, ये आपका रिवर्सिबल है, एस्ट्रिफिकेशन डीएस्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में। तो इसको कैसे किया जाएगा, सबसे पहले इसका अटैक करवाया जाएगा यहाँ पे। अगर इन जनरल देखा जाए तो इसका अटैक यहाँ पे होता है, ये OMe क्या बनेगा, लिविंग ग्रुप। ऊपर वाले से रिलेट कीजिए इस चीज को, ऊपर वाले से रिलेट करो, देखो यहाँ तक सबसे पहले ये था आपका, इसके ऊपर आपने H पॉजिटिव का अटैक करवाया बना। अब ये जो यहाँ पे निकला कौन था, देखो लास्ट में लीव कौन किया था, ROH, ये लीव किया था। तो यही लीव करेगा बेसिकली यहाँ से भी, यही लीव करता है बेसिकली यहाँ से भी, ठीक है ना। तो ये एक काफी बढ़िया एग्जांपल है भाई, ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। पूरा मैकेनिज्म भी दिखाया गया, हालांकि कोई ज़्यादा जरूरत थी नहीं। सबसे पहले इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पर इस H पॉजिटिव को डोनेट किया, ये आया, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद यहाँ पे ये जो बना है इसने प्रोटॉन ट्रांसफर किया इसके ऊपर वापस से, एंड यहाँ पे देखो ये लीव कर जाएगा। फिर ये पूरा समझाया है मैंने जो अभी यहाँ पे, वही है वैसा का वैसा। अच्छा जी, दिस इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये जो ऊपर वाला है दिस इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो भाई, इसका नाम याद रख सकते हो। जैसे ये एसिड आपसे अगर पूछ ले, टेरिथैलिक एसिड इसे बोला जाता है, टेरिथैलिक एसिड, दिस इज एथाइलिन ग्लाइकोल एंड दिस इज एन पॉलीमर, है ना, जिसको हम डेक्रोन या फिर टेरिलीन बोलते हैं, डेक्रोन या फिर टेरिलीन बोलते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या है, ये एसिड और इसकी रिएक्शन करवाई होगी जब भी जाके कुछ बना होगा, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि आप किससे कैसे बना सकते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो दिस इज योर टेरिथैलिक एसिड की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जब आपने कराई होगी तो वहां पे डेक्रोन या फिर टेरिलीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद है बेस कैटालाइज्ड,
बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज इरिवर्सिबल। देखिए जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है वो आपका रिवर्सिबल नेचर का है, बट जो बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस होता है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है, ये बात भी ध्यान रखें। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज इरिवर्सिबल। तो यू कांट मेक एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर नहीं बना सकते। यू कांट मेक एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल अंडर बेसिक कंडीशन बिकॉज बेस डीप्रोटोनेट्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखिए ये आपका एक एस्टर है, इसकी रिएक्शन जब आपने बेस के साथ करवाई होगी तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है भाई, देखिए तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ से O नेगेटिव होगा और ये Me इस OH के साथ इंटरैक्ट करके मिथेन इसकी फॉर्मेशन करेगा ये। उसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराओगे वापस इसको प्रोटॉन मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो रहा है, बेस कैटालाइज। ये कोई रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नेचर की नहीं होती है। तो मैकेनिज्म देखना चाहो तो देख सकते हैं भाई कैसे किया होगा, यहाँ पे भी 1 मिनट, सॉरी मैकेनिज्म देखना चाहो, ये ऐसे नहीं है भाई इतना सिंपल जो दिख रहा है ऊपर, इसका जो मैकेनिज्म वो नीचे दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या किया होगा, इस OH नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया होगा डायरेक्ट, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया तो इसने यहाँ पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया, उसके बाद O नेगेटिव यहाँ पे एंड OMe बाहर निकल गया, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O एंड OH ये बन गया। उसके बाद ये बेस था, वापिस से इसने इस प्रोटॉन को निकाल लिया, ये बन गया, इसके साथ आपने Na को चिपका दिया। तो बट ये वाला जो है इरिवर्सिबल, क्या है ये, यहाँ तक तो रिवर्सिबल था, बट ये लास्ट वाला जो स्टेप होता है ना, ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है। जो ये लास्ट वाला स्टेप होता है ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है। तो इरिवर्सिबल डीप्रोटोनेशन पुल्स द इक्विलिब्रियम ओवर टुवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है ये आपका इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। समझ में आ गई ये बात। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, कुछ और भी रिएक्शंस यहाँ पे दी गई है। अच्छा इसका कैसे पता लगेगा, ये थोड़ा बहुत इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो इसमें अब ज़्यादा जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ कोकोनट ऑयल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हाल में ही पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। चीज़ें आसान है फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए द सैचुरेटेड फैटी एसिड टेट्रा डेकानोइक एसिड नोन एज माइरिस्टिक एसिड भी इससे जाना जाता है, इज मैन्युफैक्चर्ड कॉमर्शियली फ्रॉम कोकोनट ऑयल बाय हाइड्रोलिसिस इन बेस, है ना। तो जो एसिड है ना उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है। यू मे सरप्राइज टू लर्न दैट कोकोनट ऑयल कंटेन्स मोर सैचुरेटेड फैट देन बटर। यस, देखिए बटर से भी ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है कोकोनट ऑयल के अंदर, ठीक है। और भी काफी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं जो डेली लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पे ये है जी आपका आर जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट है, और आप सभी को पता है कि एक आपका हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक चेन होती है, ठीक है। तो ये जो आर दिख रहा है ना आपको इसके अंदर, देखिए जहां पे भी आर दिख रहा है तो ये ऊपर वाला आर है C13H27, तो ये एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया। समझ में आ रही ना बात, ये 3 आर यहाँ पे हो गए हैं। तो इसकी रिएक्शन आपने करवाई बेस के प्रेजेंस में, तो जो आपको प्रोडक्ट है वो क्या क्या मिलता है, एक तो ये ग्लिसरॉल यहाँ पे मिलेगा, ग्लाइसरॉल मिल गया, और दूसरा पहले ये मिला, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई तो Na यहाँ से निकल गया और ये आपको एसिड मिल गया। तो फैटी इसी को क्या बोला जाता है, ये जो मिला है ना आपको R और ये जो मिला इसी को फैटा एसिड। तो ये कैसे बना है, देखो ये एक एस्टर ये रहा, एक एस्टर की यूनिट ये रही, एक एस्टर की यूनिट ये रही, और इसकी रिएक्शन करवाई होगी जब जाके ये बना है। तो एग्जाम में आएगा, जैम में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जैम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेट गेट में फिर भी हालांकि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। तो ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, नाम वगैरह ध्यान रख सकते हो, बस ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अमाइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज अंडर, अमाइड्स का भी आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, एंड वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है अमाइड का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने है यहाँ पे अमाइड, ये रहा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये था अमाइड, तो सबसे पहले क्या किया होगा, यहाँ से इसने नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यहाँ पे दिया, ये ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो है ये वाला जो बॉन्ड है ये H पॉजिटिव पे अटैक करता है, जैसे अटैक करेगा ये OH बन गया नाइट्रोजन के ऊपर, वापिस से ये यहाँ आएगा,
वापिस से यहाँ आएगा और ये वाली सिचुएशन फिर से वापस बन जाएगी। तो ये इधर उधर डीलोकलाइजेशन दिखा रखा, सिंपली रेजोनेंस। बट कभी भी आप ऐसा मत कीजिएगा डायरेक्ट कि आपने नाइट्रोजन से प्रोटॉन को, ऐसा नहीं करना है कि आप नाइट्रोजन से डायरेक्ट प्रोटॉन को लोन पेयर दे रहे हैं। तो प्रोटोनेशन एट नाइट्रोजन डज नॉट हैपन। तो ये जो नो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल, अगर आप ऐसे डायरेक्ट कर दोगे ना तो फिर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा डायरेक्ट नहीं करना, ये बात यहाँ पे बताई गई है। ऐसा डायरेक्ट नहीं करना, ये बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा रिवर्सिबल वाला स्टेप है। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये एक अमाइड है, इसकी रिएक्शन आपने एसिड के साथ करवाई, तो इसने ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट किया इस H को, तो डोनेट करने के बाद ये बना, वाटर ने यहाँ अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, ठीक है। तो ये OH हो गया, ये वाला ऐसा हो गया। इसके बाद यहाँ से ये बना, उसके बाद वापस से आपने प्रोटॉन को डोनेट किया, ये बना। तो ये पूरा स्टेप वैसा ही है जैसे हमने एस्टर का केस देखा था। एस्टर में ORH लास्ट में रिमूव कर रहा था, बट यहाँ पे ये रिमूव करेगा, ये लीव करेगा यहाँ से और लीव करने, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सिंपल है, ये भी रिवर्सिबल दिख रहा है आपको। देखो ये वाला जो एसिड कैटालाइज है ये रिवर्सिबल नेचर का है। प्रोटोनेशन ऑफ एन अमाइन प्रिवेंट्स रिवर्स रिएक्शन। लास्ट वाला जो स्टेप है ना, ये आपका थोड़ा सा इसको रिवर्स जाने से बचाता है। तो ये सिंपल है, सिंपली है। उसके बाद ये अमाइड का अगर आप करवाओगे तो डायरेक्ट ये बन गया, नो प्रॉब्लम। बट ये बेस कैटालाइज्ड है, बस ये, बट ये बेस कैटालाइज्ड है, आप देख सकते हैं। इरिवर्सिबल नेचर का है, इरिवर्सिबल नेचर का है। तो कोई भी नई बात नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो यहाँ से। ये बिल्कुल एज इट इज पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट करें। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पे देखिए PHC डबल बॉन्ड ONEMe2, इसकी रिएक्शन अगर आप करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? तो अमाइड का क्या बनाना है यहाँ से? तो अमाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो इसे बोला जाएगा बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। क्या बोला जाएगा इसे? बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइजिंग नाइट्राइल्स, हाउ टू मेक आलमंड एक्सट्रैक्ट मेंडलिक एसिड। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई आपने अमाइड से नाइट्राइल कैसे बना लिया, है ना, अमाइड से। तो इसी प्रकार ये अमाइड से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि P2O5 के साथ रिएक्शन करवाई है, तो इससे क्या बनता है? देखिए यहाँ पे वाटर निकल रहा है बेसिकली, डिहाइड्रेटिंग। तो ये देखिए ये जो रिएक्शन, दिस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइंस। देखिए क्लोजली रिलेटेड टू अमाइड, क्लोजली रिलेटेड टू द अमाइड्स आर नाइट्राइल्स। You can view them primary amide that have lost one water molecule। देखिए अगर मान लो यहाँ से दो प्रोटॉन निकल जाए और यहाँ से ये O निकल जाए, तो क्या बनेगा? ये ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा इनके बीच में और साइनाइड बन जाएगा। इसको देखा जाए तो वाटर मोलिक्यूल इंडीड दे कैन मेड बाय डिहाइड्रेटिंग प्राइमरी अमाइड्स। तो प्राइमरी अमाइड्स को आप क्या कर दो, उसका डिहाइड्रेट कर दो उसको, तो आपको क्या मिल जाता है? आपको नाइट्राइल्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस यहाँ पे दिखाई गई हैं, तो इसको देख लेते हैं भाई कैसे कैसे क्या मैकेनिज्म दिखाया गया है और क्या कहानी फिर हमारी बचती है। तो अभी चैप्टर थोड़ा सा ही रह गया, ये कोई ज़्यादा चैप्टर नहीं रहा है मेरे हिसाब से, लगभग 2-3 पेज ही हमारे रह गए होंगे। तो इसको हम कंप्लीट ही पढ़ लेंगे आज। नहीं भाई अभी तो पढ़ा है ये थोड़ा सा, और कोई बात नहीं, सारा आज कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। समराइज हो गया बस, ठीक है। तो कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में ही पढ़ा दिया भाई, ठीक है ना, ये मैंने काफ़ी डिटेल में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बेसिकली आपका बेंजाइल है, इसकी रिएक्शन आपने वाटर एंड एसिड यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि जैम 2021 में एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जहाँ पे इस टाइप का यूज करवाया था, है ना, यूज हुआ है। आप जाके देखना, एक क्वेश्चन आया था CN का ये हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, ये बात ध्यान रखना। तो जब भी आप CN का हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपको लास्ट प्रोडक्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। पहले क्या बना होगा? पहले प्राइमरी अमाइड बना होगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए देखते हैं क्या है ये, कैसे क्या मैकेनिज्म होता है। देखिए जो CN है, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, एसिड के साथ सबसे पहले आपने लोन पेयर डोनेट करवाया यहाँ पे,
उसके बाद यहाँ पे वाटर अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये Bn एंड यहाँ पे आपका कार्बन एंड नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका लग गया OH एंड पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद फिर आपने क्या किया है, यहाँ से प्रोटॉन हटा दिया भाई, यहाँ पे प्रोटॉन हटाने से ये OH बन गया होगा बेसिकली। उसके बाद वापिस से इसका आपने अटैक करवाया है प्रोटॉन के ऊपर। अब यहाँ से क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, तो ये किसकी फॉर्मेशन होगी, दिस इज प्राइमरी अमाइड। किसकी, पहले क्या बनता है यहाँ पे, पहले क्या बनता है प्राइमरी अमाइड। और प्राइमरी अमाइड का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, जस्ट अभी लास्ट में ही तो डिस्कस किया है, जस्ट अभी लास्ट में ही तो डिस्कस किया। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे रहा, तो देख सकते हो आप यहाँ से भी भाई। सबसे पहले क्या किया, ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया है ना, साइनोहाइड्रीन बन गया, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड है, इससे ये कैसे बनेगा, देखो इसी को बोला जाता है आपका मेंडेलिक एसिड। तो इससे ये कैसे बनेगा, बड़ा आसान है, बड़ा आसान। आप इसकी रिएक्शन करवा दो NaCN के साथ। सबसे पहले जैसे रिएक्शन करवाओगे, यहाँ पे देखो इसकी रिएक्शन NaCN के साथ करवाओगे, ये बनेगा। और इसका कर दो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिससे कि ये इसमें कन्वर्ट हो गया, और यही आपका मेंडेलिक एसिड होता है। तो कितना आसान है समझाना इसको, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये है एसिड क्लोराइड कैन मेड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग SOCl2 एंड PCl5। यस, ये बेसिक रिएक्शंस आपको 11th-12th की बुक्स में भी मिल जाती हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं एंड अगर आप यहाँ पे SO2 एंड Cl2 के साथ SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाएगा, ठीक है। क्या मैकेनिज्म होता है, जो आओ मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखिए भाई, ये वाला ये यहाँ अटैक करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ अटैक करता है S पे, एंड यहाँ से क्लोरीन लीव कर जाएगा, ठीक है। ये बना यहाँ तक। उसके बाद जो क्लोरीन ने लीव किया था वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को निकालेगा। प्रोटॉन को निकालने के बाद O के ऊपर नेगेटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, ये बना। तो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन गया है। क्या बन गया, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन गया। फिर से क्या होगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन गया है, देखिए हाँ, इस रिएक्शन की एक और खास बात बताऊंगा, मुझे याद आ गई है भाई, इसलिए इसको बड़ा अच्छा माना जाता है कि अगर आपको अनस्टेबल इंटरमीडिएट वापस से HCl के साथ रिएक्शन करो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो है बेसिकली ये प्रोटोनेट हो जाएगा, दोबारा से यहाँ पे हो गया, और उसके बाद Cl यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर, एंड ये यहाँ से ये बनेगा। उसके बाद देखो, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये वाला स्टेप भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे देखते हो ऐसी रिएक्शन, आप कहाँ पे देखते हो ऐसी रिएक्शन, तो ये देखो, ये क्या कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो ऐसा कुछ पेरीसाइक्लिक में होता है। अगर आपने देखा हो तो ऐसा कुछ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर ही होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो यहाँ पे देखिए दोबारा से बता देता हूँ मैं कैसे कैसे होगा। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा तो यहाँ C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये वाला पूरा टूट चुका है और ये भी टूट चुका है, तो यहाँ से ये बनेगा SO2 और ये बनेगा HCl। क्या बनेगा, तो इस रिएक्शन की खास बात ये होती है ना, यहाँ पे HCl और SO2 दो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, तो यहाँ पे जो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलता है। ये एक इसका इंपॉर्टेंट यूज है। बट देखो, मैकेनिज्म इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट इस ऐसे क्वेश्चंस में। इसका आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इस टाइप के, इस पैटर्न के क्वेश्चन कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर इसके साथ करवाओगे तो यहाँ पे Cl लगा देना। इसका भी मैकेनिज्म दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसका, है ना। बेसिक क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है ये मैकेनिज्म, आपको बेसिक क्लासेस में ये मैकेनिज्म आपको पढ़ाया भी जाता है। तो सेम वही है कि पहला स्टेप तो वही है, यहाँ से क्लोरीन निकला, उसके बाद वापस से क्लोरीन ने अटैक किया, ये बना। उसके बाद ये वाली रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये ऐसी रिएक्शंस आपको पेरीसाइक्लिक के अंदर पढ़ाई जाती हैं, पेरीसाइक्लिक के अंदर ये बना, एंड उसके बाद इसके P डबल बॉन्ड O ये पूरा बनेगा एंड ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये मैकेनिज्म था सिंपली आपका इस रिएक्शन का। इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, इनको आप आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। जितनी रिएक्शंस मैंने अभी तक पढ़ाई है वही है यहाँ पे। जैसे देखो, मान लो अगर आप RCOCl को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके साथ रिएक्शन करवा दो, इसको अगर आप इसमें, तो ये जो मैंने लास्ट में सारी रिएक्शंस पढ़ाई है उन्हीं का एक पूरी समरी, एक पूरी टेबल फॉर्म दी हुई, तो आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। मेकिंग अदर कंपाउंड बाय सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव, ठीक है बिल्कुल। तो मेकिंग कीटोन फ्रॉम एस्टर, तो अब हम क्या करेंगे, एस्टर से कीटोन बनाने की कोशिश करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एसिड से कीटोन, सॉरी एस्टर से कीटोन, तो ये हमारा एक एस्टर है, देख सकते हो
यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करवाओगे तो यहाँ पे R1 C डबल बॉन्ड O R2 ये बनेगा। तो कैसे बना होगा, ये क्या मैकेनिज्म होता है, देखो सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन करवा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सिंपली। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे Me अटैक करेगा ये यहाँ जाएगा, तो ये एक काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है वापस से, तो यहाँ पे ये OMe बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बना अभी, दिस इज अल्कोहल, ये क्या बना अल्कोहल। अब तो ये देखो ग्रिग्नार्ड वाला बना दिया, यहाँ तक वापिस से आएगा ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या ना, ये वापिस से भी तो आएगा ना नीचे, तो ये बनेगा कीटोन, ये बन गया जी कीटोन। मेकिंग अल्कोहल इंस्टेड ऑफ कीटोन्स, तो आप यहाँ पे कीटोन्स की जगह अल्कोहल भी बना सकते हो। जैसे ये जो स्टेप हुआ था डायरेक्ट आप इसका प्रोटोनेशन कर दें यहाँ से, ठीक है। अब जो कीटोन मिला है उससे तो अल्कोहल बनाया जा सकता है ना, दोबारा से रिएक्शन करवा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। कितनी रिएक्शन मैंने आपको बताई हुई है। तो ये एक आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई अपने आप में। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपको 2 ब्यूटाइल लिथियम दिए गए यहाँ से और बोला कि बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत आसान है अगर आप इसको समझ के करते हैं। देखो ये था ना, सबसे पहले जैसे ही आपने यहाँ पे ब्यूट यहाँ दिया होगा ये, तो इसकी रिएक्शन जैसे ही आपने यहाँ पे दी है, इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे Bu नेगेटिव के साथ। तो Bu नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये OMe बाहर निकलेगा। तो एक बार तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा ना वो यही बनेगा कि C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे ये लग गया। अब दोबारा से फिर इसकी रिएक्शन करवाओगे ना यहाँ पे इसी की, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये फिर आपका OH बनेगा। तो ये देखो कितना यहाँ जबरदस्त फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। बहुत ही सिंपल है, सिंपली ये ग्रिग्नार्ड सिंपली ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ये ऑर्गेनोमेटालिक में मैंने खूब पढ़ा रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन भाई बच्चों को एक बार देखने से लगता पता नहीं यार क्या पूछ रखा है, लेकिन बहुत ईजी है, पूछा जा सकता है भाई, ये ध्यान रखें आप, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे उसके बाद और भी मेथड बताए गए क्या, रिडक्शन ऑफ एस्टर बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन रिएजेंट में मैंने पढ़ाया है। अगर आप कार्बोक्सिलिक इसको एस्टर को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। तो एक्सेप्टेबल हैं ये चीज़ें, ये रॉन्ग है, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, ये बेसिक वर्जन वही है। तो उसके बाद क्या दे रखा जी, मेकिंग द स्टार्टिंग मटेरियल मोर रिएक्टिव, मेकिंग कीटोन फ्रॉम एस्टर। तो अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो ये कुछ 2 एग्जाम्पल दिए हुए भाई, देख लो, अच्छे लग रहे हैं मुझे तो देखने में, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये दिस इज एस्टर एंड दिस इज एसिड क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आपने करवानी है। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए अब आपके पास 2 चॉइस है, ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी। तो कहाँ पे अटैक करवाना पसंद करोगे, तो पक्का ही यहाँ पे अटैक करवाना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन है ना वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसीलिए आप देखो यहाँ पे ही हमने अटैक करवाया हुआ है इसका, इस बॉन्ड के ऊपर। तो यहाँ का जो ये था ना पूरा यहाँ का नेगेटिव, इसका आप यहाँ पे अटैक करवाओगे और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, क्योंकि क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू OMe। सेम ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, दिस इज गिलमन्स रिएजेंट इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे ये दिए हुए, तो सबसे पहले क्या होगा, 2 मिथाइल एक मिथाइल यहाँ पे चिपका दो इस क्लोरीन को हटा के, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इसको बोलेंगे। उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे 1 मिनट यार, हाँ बस आ गए हैं, अब लास्ट में ही पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सा और रह गया है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है मेकिंग प्रोडक्ट लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ मेकिंग द प्रोडक्ट लेस रिएक्टिव। तो 1 मिनट मुझे भाई थोड़ा सा यहाँ पे एक बार मैं रिप्लाई दे देता हूँ, उसके बाद मैं अर्जेंट किसी का कोई मैसेज आया हुआ है। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें देखते हैं कि ये क्या ऐसा पूछ रहा है कि जो अलग ही है यहाँ से। तो ये दिया जी, इसके दो के साथ सबसे पहले यहाँ पे इसका अटैक करवा दिया, ठीक है जी, ये बन गया, नो प्रॉब्लम। एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे, यहाँ पे ये बन गया। उसके बाद यहाँ से ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे आएगा और ये यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे R2 लग गया। तो ये कीटोन बनाया सिंपली, हमने क्या बना दिया, यहाँ हमने कीटोन बना दिया सिंपली। तो कोई ऐसे सच रिएक्शन नहीं है, कोई ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं इसका जो ज़्यादा मीनिंग बने। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने रिएक्शन करवाई 3 मिथाइल लिथियम के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा और फिर 3 प्रोटॉन एक्सचेंज होंगे। तो यहाँ से देखिए सब 2 प्रोटॉन यहाँ पे चिपक गए, 1 प्रोटॉन यहाँ पे, तो यहाँ से भी आपका कीटोन बन रहा है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH लगा हुआ और ये C डबल बॉन्ड OE, इसकी रिएक्शन करवाई गई है इथाइल लिथियम के साथ 3.5 इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, जो C डबल बॉन्ड OH था उसके ऊपर ET लगा देना है, उसके ऊपर क्या लगा देना है, उसके ऊपर ET लगा देना है। आ रही है ना बात समझ में। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, और यही क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये देख लेते हैं भाई, ये वाला सबसे पहले यहाँ पे भाई अमाइड है, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करवाई गई है, ये यहाँ से ये अटैक किया, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा तो यहाँ से ये लीव करेगा, बट लीव नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने देखो क्या दिखाया, विच एग्जिस्ट एज। तो इसको थोड़ा सा आप क्या दिखाओ, ये O के ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पे MgBr तो होता ही है, तो ये Mg जो मेटल होती है इसके साथ भी ये कर लेते हैं, यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन कर लेती है, चिलेशन, यहाँ पे चिलेशन का कंसेप्ट है। अब जैसे ये बना यहाँ पे स्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, तो इसके बाद जब आप इसको ये स्टेबल बना हुआ यहाँ पे, तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखें, दिस इंटरमीडिएट कोलैप्स टू गिव अ कीटोन ओनली व्हेन एसिड इज एडेड टू द एंड ऑफ द रिएक्शन। अगर आप लास्ट में एसिड डाल दोगे ना इसके अंदर, ये जो हुआ है, इसके बाद अगर यहाँ पे एसिड भी दिया होता तो क्या होता, तो फिर आपका ये बन जाता जो आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे एसिड आपने दिया होगा तो ये प्रोटोनेट हो गया भाई, वापस से ये यहाँ पे अटैक करेगा, और अब यहाँ से OMe बाहर निकल जाएगा। अब आपका OMe भी बाहर निकल जाएगा, ये पूरा ही बाहर निकल जाएगा भाई, ये पूरा ही बाहर निकल जाएगा, तो आपका कीटोन सिंपली बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बना आपका, देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस वर्जन में, समरी ऑफ द रिएक्शन, यानी एग्जामिनर ऐसा देगा और आपसे बोलेगा कि बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मिथाइल पहुंचा दिया इसके पास, ये पहुंच गया, ओके, ऊपर नेगेटिव OH ही बना दिया। इसके बाद क्या करोगे, ये वाला नीचे आएगा और ये पूरा लीव करेगा, एंड ये फाइनली इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी रिएक्शंस दी गई हैं, तो ये देखते हैं क्या है। तो ये बेसिकली ये बेंजाइल हो गया भाई, और ये लिथियम, तो इसका अटैक करवाओ यहाँ पे, ये बना जी O नेगेटिव, H आ गया, वापिस से क्या करोगे, ये OH यहाँ अटैक करेगा, ये पूरा लीव करेगा, और लीव करते ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट हो गया, बेंजल्डिहाइड में। तो ये जो सारे रिएक्शन है ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, है ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट स्टेप में आपने नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करवाई, मैंने आपको पहले ही बताई हुई है ये बात। तो कौन सी बात बताई हुई है मैंने, देखो यहाँ पे जो है ये रहा और इसकी रिएक्शन करवाई होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, ये भी तो न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो यहाँ पे पीएच अटैक करेगा और ये बना। ठीक है, प्रोटोनेशन करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिल, इसमें एल्डिहाइड में, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। टू समराइज, इसका समराइज तो ये ओवरऑल वही बता दिया। टू कंक्लूड, तो ये हमारा जी चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 10 2 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है, लेकिन काफी डिटेल में डिस्कशन हो गया है। होप कि ये दोनों वीडियो से आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जो भी डाउट्स हैं आपके वो मुझे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।